पास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 14 के ऑब्जेक्टिव्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको एक फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन है, उनमें से जो सही है उसके ऊपर हमको टिक करना है। तो सबसे पहला है हमारा वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है लाभांश का भुगतान, विनियोग पर प्राप्त ब्याज लाभांश और ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त स्थायी संपत्तियों का क्रय। इनमें से जो वित्तीय क्रियाओं से संबंधित है वो हमको लिखना है। अब वित्तीय क्रियाओं से संबंधित अभी इसके जस्ट पहले हमने पढ़ी थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो अंश और ऋण पत्रों से संबंधित होती है, अर्थात लाभांश का जो भुगतान है वो वित्तीय क्रियाओं में आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, लाभांश का भुगतान। सेकंड क्वेश्चन है हमारा निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। निवेश क्रिया मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विनियोग संबंधी क्रियाएं, उसमें आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है ऋण पत्रों का निर्गमन, दीर्घकालीन ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान, कच्चे माल का नगद क्रय। ये दोनों एक्टिविटी फाइनेंस एक्टिविटीज हैं। कच्चे माल का नगद क्रय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। तो अब बचा ये बी वाला, गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनियोगों का विक्रय, ये आ जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसके बाद संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। नंबर 1 ऋण पत्रों का निर्गमन, स्थायी संपत्तियों का विक्रय, स्थायी जमा पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज और अंशों का निर्गमन। तो इसमें ऋण पत्रों का निर्गमन, स्थायी संपत्तियों का विक्रय और अंशों का निर्गमन, ये सब इसमें शामिल नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। तो स्थायी जमा पर बैंक द्वारा जो दिया गया ब्याज है वो संचालन क्रियाओं में आ जाएगा। इसके बाद अगला देखिए आप, रोकड़ बहाव विवरण तैयार करना एवं प्रस्तुत करना अनिवार्य है। केवल निजी कंपनी के लिए, केवल सार्वजनिक कंपनी के लिए, विदेशी कंपनी के लिए या समस्त सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। तो जब इसकी थ्योरी हमने पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना उन सभी कंपनियों के लिए आवश्यक है जिन्होंने अपने आप को लिस्टेड करा रखा है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। जिसने भी अपने आप को लिस्टेड करा के रखा है उन सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। तो इसका आंसर आ जाएगा समस्त सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाण है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। इसके अनुसार ही हमने जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो पढ़े हैं। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें कौन कौन से हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेना है, कौन से हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना है, वो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के द्वारा जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के द्वारा हमने उसको सॉल्व किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा AS3। तो ये थे हमारे सही विकल्प जो अभी हमने सॉल्व किए। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विनियोग संबंधी क्रियाओं का संबंध किससे होता है? विनियोग संबंधी क्रियाएं मतलब ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध स्थायी संपत्ति को खरीदने या बेचने से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्थायी। सेकंड, संचालन क्रियाएं व्यावसायिक उपक्रम की डैश क्रियाएं मानी जाती है।
कौन सी क्रियाएं मानी जाती है? संचालन क्रियाएं व्यवसाय की प्रमुख क्रियाएं मानी जाती है, क्योंकि पूरा व्यवसाय संचालन क्रियाओं पर ही डिपेंड होता है। जो भी व्यापार के संचालन में होने वाला लाभ या हानि, उसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती है। तो ये जो क्रियाएं होती है व्यापार की प्रमुख क्रियाएं होती हैं। ये हमने लिख दिया। लेखांकन प्रभाग 3 के अनुसार रोकड़ क्रियाओं को भाग में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 3 के अनुसार जो रोकड़ की प्रक्रियाएं हैं व्यवसाय की, उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक संचालन संबंधी क्रियाएं, विनियोग संबंधी क्रियाएं और एक वित्तीय क्रियाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। गैर रोकड़ व्यवहार से लाभ बढ़ता है, लेकिन कम नहीं होती। क्या चीज कम नहीं होती? जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, गैर रोकड़ व्यवहार होते हैं, उससे लाभ तो कम होता है, लेकिन ये फैक्ट है कि उससे रोकड़ भी कम नहीं होती। कैश ना तो इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, तो कैश जो होता है वो एज इट इज रहता है, वो कम नहीं होता। रोकड़ बहाव विवरण दर्शाता है रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में ऐतिहासिक परिवर्तन। तो ये अभी हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की। अब हम आपको इसके आगे एक शब्द में उत्तर दीजिए, सत्य असत्य बताइए और सही जोड़ियां बताएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है। अब हम आपको बताएंगे सत्य असत्य सॉल्व करना। सत्य असत्य में सबसे पहला दिया है इसमें आयकर का भुगतान एक संचालन क्रिया है। बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये संचालन संबंधी क्रिया है। जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते थे, आपको पता है उसमें हम लास्ट में इनकम टैक्स को माइनस करते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पहले, तो ये बिल्कुल सत्य है, यहां हम लिख देंगे सत्य। इसके बाद अभिहित की गई ख्याति विनियोग क्रियाओं से दर्शाते हैं। अभिहित की गई मतलब राइट ऑफ की गई जो गुडविल है, वो हम विनियोग संबंधी क्रियाओं में दिखाते हैं क्या? नहीं। ये हम कहां पर ऐड करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड किया जाता है गुडविल रिटर्न ऑफ को, तो यहां पर हम लिख देंगे असत्य। मूल्यह्रास और रोकड़ मद है। मूल्यह्रास और रोकड़ मद है सत्य। ये संचालन संबंधी क्रियाओं में आती है। लाभांश का भुगतान एक वित्तीय क्रिया है। गलत, लाभांश का भुगतान वित्तीय क्रिया नहीं है। अंशों के निर्गमन से रोकड़ का आउटफ्लो होता है। बहिर्वाह मतलब आउटफ्लो, गलत है। अंशों का निर्गमन जब कंपनी के द्वारा किया जाता है तो कंपनी को फंड की प्राप्ति होती है, फंड मिलता है, मतलब सीधे सीधे ये कैश का क्या हो जाता है? इनफ्लो, अंतर्वाह हो जाता है, मतलब ये भी असत्य है। तो ये सत्य असत्य हमने अभी सॉल्व किए। इसके बाद हम ले लेते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसका उत्तर हमको एक शब्द में लिखना है, क्योंकि 1 नंबर का है तो एक शब्द में आपको लिखना होता है। बोर्ड में चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये गिव आंसर इन 1 वर्ड 5 नंबर में आते हैं, एक नंबर का एक आता है। इस तरह से 5 क्वेश्चन उसमें आते हैं और 5 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से होते हैं। तो ऋण पत्रों के निर्गमन का संबंध किस क्रिया से होता है? वित्तीय क्रिया से होता है। अंश और ऋण पत्र जो भी कंपनी के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं उसका संबंध किससे होता है? वित्तीय क्रिया से। तो हमने यहाँ लिख दिया वित्तीय क्रिया। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है? ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि
संचालन से संबंधित क्रियाओं का उदाहरण होता है, जिसमें हमने जब डायरेक्ट एक्टिविटी का जो क्वेश्चन हमने किया था तो सबसे पहले हमने ये लिखा था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स के जस्ट बाद में, मतलब पहले हमने कैश सेल्स लिखा था, उसके बाद में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? ग्राहक होते हैं। तो कौन सी क्रियाएं हैं ये? संचालन क्रिया। यहां लिख देंगे इसका आंसर हम, संचालन क्रिया। इसके बाद भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा रोकड़ वहां विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन मानक जारी किया गया है? लेखांकन मानक मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? AS3। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ शब्द से क्या आशय है? रोकड़ शब्द से आशय रोकड़ और रोकड़ के समान जितनी भी चीजें हैं वो सब रोकड़ में शामिल की जाती हैं। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य। इसका आंसर हो जाएगा रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, रोकड़ के समान। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण किस अनुसार करता है? तीन क्रियाएं हैं बीच की, एक संचालन संबंधी क्रियाएं, एक वित्तीय क्रियाएं और एक विनियोजन संबंधी क्रियाएं। ये तीन क्रियाएं, इनके नाम हम लिख देते हैं। नंबर 1 संचालन संबंधी क्रिया, नंबर 2 विनियोग क्रिया, और वित्तीय क्रियाएं तीसरे नंबर पे। ये हो गया हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब हम करेंगे सही जोड़ी बनाइए। सारणी अ में जो हमको दिए गए हैं वर्ड, जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको हमें सारणी ब से मैच करना है। तो देखिए सारणी अ में सबसे पहले दिया है हमको स्थायी संपत्तियों का विक्रय। गैर संचालन संबंधी आय होती है ये, तो इसलिए हम इसको थर्ड नंबर वाले पॉइंट से मैच कर देंगे। सेकेंड नंबर पे हमको दिया गया है कि संचालन क्रियाएं होती हैं कौन सी? तो संचालन क्रियाएं जो होती है वो आय अर्जित करने वाली मुख्य क्रियाएं होती है। कौन सी क्रिया होती है वो? आय अर्जित करने वाली प्रमुख क्रियाएं जो व्यापार के संचालन से संबंधित होती है और व्यापार को रेवेन्यू आय अर्जित करने में सहायता करती है। विनियोग संबंधी क्रियाओं में शामिल है। अब विनियोग संबंधी जो क्रियाएं हैं वो दीर्घकालीन संपत्तियों या स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय से संबंधित होती है। जो भी व्यापार में के काम में आने वाली स्थायी संपत्तियां होती है, जैसे भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, उनको खरीदने या उनको बेचने से संबंधित होती है। ये नंबर 3। इसके बाद विनियोग वित्तीय क्रियाओं का परिणाम होता है। वित्तीय क्रियाओं का परिणाम स्वामी की पूंजी और संरचना आकार में परिवर्तन। अगर व्यवसाय की पूंजी में, व्यवसाय के आकार में, व्यवसाय के ऋण में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो वो वित्तीय क्रियाओं के कारण होता है। रोकड़ बैंक में ये रोकड़ के समान माना जाता है, कैश इक्विवेलेंट होता है, रोकड़ तुल्य होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसको सॉल्व करना है इस तरीके से। और क्या है इसमें आप थ्योरी बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि सारा कुछ ये थ्योरी में से ही लिया जाता है। अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
इसके बाद हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू।